तो इस वीडियो में हम देखेंगे लिपिड्स के ऊपर जो भी PYQs आए हैं। आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर पढ़ना किस तरीके से वो समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड इज़ नॉट ट्रू। तो लिपिड्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा आप देख लो। जो सिंपल लिपिड होते हैं वो क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, उस पर एक कार्बन पर एक फैटी एसिड, दूसरे पे फैटी एसिड, फिर तीसरे पे एक फैटी एसिड, ये जुड़े होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं 3 फैटी एसिड हैं, इसलिए ट्राई, ये आई आएगा यहाँ पर, ट्राई असाइल, मतलब कार्बन की चेन होती है ना फैटी एसिड, तो असाइल, ट्राई असाइल, और एक ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड को हम बोलते हैं, सिंपल लिपिड, ठीक है। अब ये फैटी एसिड को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। सपोज ये जो फैटी एसिड यहाँ पर है, उसकी जगह पर आप एक फॉस्फेट लगा सकते हैं, उसकी जगह पर आप ग्लूकोज लगा सकते हैं, शुगर्स लगा सकते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड बन जाता है। अब जो लिपिड होते हैं वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, पानी में डालोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या पूछा था। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड लिपिड्स को बनाते हैं, ट्रू। ग्लिसरॉल फैटी एसिड से लिपिड बनता है। फैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑयल्स इन द मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली फैट होता है वो सॉलिड होता है स्टेट में, और ऑयल जो होता है लिक्विड होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। बोल रहा है ग्लिसरॉल एक हाई कॉम्प्लेक्स लिपिड है, तो ग्लिसरॉल लिपिड नहीं होता। ग्लिसरॉल तो लिपिड को बनाता है, वो लिपिड नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत हो गया। लिपिड्स आर वाटर इंसॉल्युबल, अभी बताया था, पानी में वो घुलते नहीं हैं, है ना, और कभी कभी किसी किसी में फॉस्फोरस भी होता है, तो ये सब सही है। ये थर्ड वाला कितना सिंपल ऑप्शन है, ग्लिसरॉल इज अ हाई कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये गलत है। तो आपको यही आपको देखना चाहिए PYQ, सो डैट आपको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और ऑप्शन कैसे हैं। ऑप्शन एलिमेंट करना पॉसिबल है बहुत से क्वेश्चंस में, सो ऑप्शंस को देखकर एलिमेंट करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स इज, स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड क्या है, तो ग्लाइकोलिपिड, ये स्फिंगोलिपिड तो हो गए नहीं, तो कन्फ्यूजन होता है कोलेस्ट्रॉल में और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन पर होता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब स्ट्रोल, ये एनुअल सेल की मेम्ब्रेन पर होता है, ये स्ट्रक्चरल लिपिड है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में होता है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि अभी बताया था, है ना। ये कहाँ पर होता है, आपका जहाँ भी फैट, आपका फैट जो बॉडी बनता है वो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से बनता है, फैटी एसिड, सॉरी एडिपोज टिश्यू, फैट सेल्स, थर्ड आंसर। फिर ये बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड इन प्लांट डेराइव्ड ऑयल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो फैटी एसिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, तो ऑब्वियसली लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ होगा मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड वगैरह, तो वो ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बताऊँगा, बस ज़्यादा नहीं, ऐसे याद रख लीजिए, कन्फ्यूजन होता है ना सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में, तो उसका ट्रिक बता रहा हूँ। एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड अगर होंगे तो पैकिंग आसान होगी, पैकिंग आसान होगी, तो पैकिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर फर्स्ट थर्ड का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो लिपिड पर है, और सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स पर है। सो न्यूक्लियोटाइड्स हम कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे वो समझने की, फिर आप जब पढ़ेंगे तो इसी हिसाब से पढ़ना। तो A, B एंड जेड DNA के बारे में पूछा है कि कैसा होता है। तो जेड जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, बाकी A, B दोनों राइट हैंडेड होते हैं। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो जेड है, जेड को बनाने के लिए पहले आप ऐसे कर सकते हैं ना, देखो एक लाइन खींची, अब L बना दिया, ठीक है। कहने का मतलब है जेड जो होता है उसमें एक L होता है ना, L, ये देखो L है, पहले मैं L बना देता हूँ, ये L बनाया, अब ऐसा कर दिया तो जेड बन गया। तो ये याद करने की ट्रिक है कि जो जेड DNA होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है और बाकी दोनों राइट हैंडेड। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हमें 100 बेस पेयर दिए हैं DNA में, बताया है एक ही स्ट्रैंड में 20 एडेनिन है, 10 थाइमिन है, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। बोला इन्होंने एक स्ट्रैंड में दिया है, अगर एक स्ट्रैंड में 20 एडेनिन यहाँ हो गए तो उसके सामने वाले स्ट्रैंड में 20 थाइमिन हो जाएगा, और उसी स्ट्रैंड में, इस वाले स्ट्रैंड में बोला है 10 थाइमिन है, तो 10 थाइमिन हो गए, तो अब यहाँ पर 10 एडेनिन हो जाएगा, ठीक है। अब 100 बेस पेयर है ना,
तो ये 20 10 30, ये तो 30 ही हुए, तो बचे हुए 70, ठीक है, होगा GC पेयर। और ये हो गए 20 + 3 30, तो 30 हो गए 80 पेयर और 70 हो गए GC पेयर। एक 80 पेयर में जो बॉन्ड होते हैं वो 2 होते हैं, तो 30 × 2, 70 × 3, GC 3 होते हैं, तो 30 × 2 होता है 60, 70 × 2 होता है 210, तो 270 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो थर्ड इसका आंसर 270। सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड बोल रहा है कि एक डबल हेलिकल DNA में हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में बनता है। तो अभी तो बताया ATK और GC के बीच में, और A और T G SE ये क्या है, नाइट्रोजन बेसिस, तो थर्ड आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ, बोल रहा है कि प्लाज्मिड, जब भी हम देखो प्लाज्मिड आइसोलेशन करते हैं तो हम DNA की प्योरिटी चेक करने के लिए कि हमने जब आइसोलेट किया है लाइसिस बफर देकर, इल्यूशन बफर देकर, बास बफर देकर, तो जब हमने इल्यूशन किया है उसका, तो क्या वो प्योर है कि नहीं, क्योंकि प्योर होगा तभी आप काम कर पाओगे अच्छे से। तो प्योरिटी को देखने के लिए आप स्पेक्ट्रो में या फिर नैनो ड्रॉप पे एब्जॉर्बेशन 260 एंड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेशन एंड 280 पे देखते हैं। वो 1.8 के पास होना चाहिए, अगर 1.8 के पास है तो वो प्योर DNA है। तो ऐसा देख लेते हैं। तो हम कौन सा रेशियो यूज़ करते हैं, A260/A280। अब 260 पे किसका एब्जॉर्बेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड का, और 280 पे किसका होता है, प्रोटीन का, ट्रिप्टोफैन वगैरह का। तो अगर 1.8 आता है ये रेशियो तो प्योर DNA है। अगर 1.8 से ज़्यादा आ गया, अगर 1.8 से ज़्यादा कब आएगा, जब ये वाला फैक्टर ज़्यादा हो 260। इसका मतलब अगर 1.8 से ज़्यादा आया मतलब RNA कॉन्टेमिनेशन है, क्योंकि RNA का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो DNA से ज़्यादा होता है, इसलिए 1.8 है तो DNA, उससे ज़्यादा है तो RNA कॉन्टेमिनेशन। तो आप क्या करें, अगर RNA कॉन्टेमिनेशन हो रहा है मतलब आपको अपने बफर्स में RNAs डालने की ज़रूरत है। और ऐसे ही अगर 1.8 से कम आ रहा है तो कम, ये वैल्यू, रेशियो की वैल्यू कम कब आएगी, जब A280 नीचे वाला डेनोमीटर ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा मतलब प्रोटीन का एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब प्रोटीन कॉन्टेमिनेशन ज़्यादा है। अगर 1.8 मतलब सपोज आपका प्योरिटी आई 2 या 3 या 2.4 कुछ आ रहा है, तो डैट मीन्स आपका प्रोटीन या फिनोल कॉन्टेमिनेशन है, तो उसमें प्रोटीएज एंजाइम डालिए। बट प्रोटीएज में भी दिक्कत है क्योंकि प्रोटीएज खुद एक प्रोटीन ही है। सो फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेसेल्सन एंड स्टॉल का कौन सा एक्सपेरिमेंट था। तो पता है सेमी कंजर्वेटिव फेशन वाला, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन आपके NCERT में भी था ये। तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन था कि पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP पर ग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट, यहाँ पर मोल नहीं पूछा, पर ग्राम पूछा है। तो आई थिंक ये आपको याद ही होना चाहिए था, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर था एरोबिक कैटाबोलिज्म ऑफ मेथनॉल, ये ठीक है। तो ये तो याद होना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द, अब देख लेते हैं वाइटामिन के क्वेश्चन। तो जस्ट यू शुड नो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल से आ रहे हैं। सिलेक्ट द सेट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन, इनका एक ट्रिक है मेरे पास, वो आप याद कर सकते हैं। फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उसको मैं कहता हूँ अधिक, अधिक ADEK, अधिक। तो ये ADEK, ये जो विटामिन है वो फैट सोल्यूबल है। बचा हुआ BC है ना, ओके, ये वाटर, B फॉर वाटर भी कर सकते हैं, तो BC वाला वाटर, तो ये वाटर सोल्यूबल है। इसमें आप देख लो ADEK कौन से हैं, तो ये BC है तो वाटर सोल्यूबल हो गया। B और C जहाँ भी आ रहे हैं ये C गया, तो थर्ड वाला आंसर हो गया। मेटल एटम प्रेजेंट इन द विटामिन B12 को हम कोबाल्मिन भी कहते हैं, तो इसमें कोबाल्ट होता है। फिर पर्नीसियस एनीमिया एक्चुअल में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपका इंटेंसिव फैक्टर को आपकी बॉडी डिग्रेड कर देती है, इसलिए वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो थर्ड वाला आंसर इसका होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको ये सब याद होना चाहिए ना, रट्टे वाले क्वेश्चन है सारे। देन जो मुझे समझ में आते हैं, मतलब आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, बट थोड़ा सा जो सिंपल है वो देख लेते हैं। थायामीन जो होता है वो विटामिन B1 होता है, ये मेरे को हमेशा याद रहता है। तो C का 4, ले लो, एक ही ऑप्शन से आपका आंसर आ गया। NAD याद रहता है, N फॉर नाइसिन, तो D का थर्ड, इसी में D का थर्ड, तो हो गया। FAD राइबोफ्लेविन होता है, B का फर्स्ट, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं।
है ना। तो ये आपके 4 ही क्वेश्चन आए थे, ये तो आपके प्रैक्टिस है। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें आए थे वाइटामिन्स में, तो ये ख़त्म हो जाता है आपका। तो बाकी अभी 2 टॉपिक्स पर, एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म पर और क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर मेरा बायोकेमिस्ट्री का, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री का पीवाई की सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। बट जो भी मैंने बताया है, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सब आपको देखना चाहिए, आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और आपको पढ़ना क्या है। लोगों को समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है, क्योंकि वो आपने पीवाईक्यू नहीं देखी, आपने 2 चीज़ नहीं देखी, पीवाईक्यू देखी और सिलेबस देखी, उसके बाद आपको समझ आएगा कि पढ़ना क्या है।